चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने जो प्लेसेंटा है उसके बारे में बात कर चुके थे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना पार्चुरीशन। ठीक है, यानी प्रसव। तो प्रसव के बारे में बात करते हैं कि प्रसव है क्या चीज। ठीक। तो सबसे पहले यदि प्रसव की बात करें तो प्रसव होता क्या है, प्रसव किसे कहते हैं। तो प्रसव कहते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने बात क्या की, गर्भकाल। तो गर्भकाल किसे कहते हैं, निषेचन से लेकर के प्रसव से पहले तक की अवस्था क्या कहलाती है, गर्भकाल कहलाती है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि प्रसव की हम बात करें तो प्रसव किसे कहेंगे, प्रसव कहेंगे फीटस या भ्रूण के विकसित हो जाने पर। ठीक है। यदि फीटस और भ्रूण है तो वो पूर्ण विकसित हो जाने पर यानी पूर्ण विकास हो जाने पर। ठीक है। फीटस या भ्रूण जो गर्भाशय के अंदर पल रहा है तो उसके वह पूरी तरह से डेवलप हो गया। ठीक है। तो उसके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर फीटस व फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन्स का बर्थ कैनाल, या बोल सकते हैं इसे जन्म नाल, जन्म नाल के रास्ते बाहर आना, बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक है। तो जो बच्चा गर्भाशय के अंदर पल रहा है, ठीक है, उसके पूर्ण विकसित हो जाने पर वह फीटस और उसके साथ साथ फीटल मेम्ब्रेन यानी प्लेसेंटा, ठीक है, और उसकी जो झिल्लियां हैं उनका जन्मनाल या बर्थ कैनाल के रास्ते बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक। अब जो बर्थ कैनाल है वो क्या चीज है, यानी सर्विक्स के रास्ते, वेजाइना के रास्ते क्या आएगा, जो बच्चा है वो बाहर आता है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्विक्स हो गई और जो वेजाइना हो गई, तो जब उसके द्वारा बाहर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ठीक है। तो फीटस के पूर्ण विकसित हो जाने पर फीटस का और उसके साथ साथ फीटल मेम्ब्रेन का, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन में आ गई यानी जो उसके प्लेसेंटा है उसका बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक। अब देखिए, अब ये जो प्रसव की प्रक्रिया है, यह यह तो है नहीं कि भाई बिल्कुल तुरंत अभी हो गया, तो इसके कुछ शुरुआत होने में समय लगता है। ठीक है, शुरुआत की कुछ सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद फीटस आता है, उसके बाद फिर फीटल मेम्ब्रेन आती है। इस प्रकार से जो प्रसव है उसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है। और तो कौन कौन सी अवस्थाएं उनके बारे में बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो प्रसव की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रसव की क्रिया, तो बात करें हम गाय और भैंस की। गाय और भैंस में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको किस नाम से जानते हैं, काविंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा,
यदि हम भेड़ की बात करें तो भेड़ में किस नाम से जानते हैं प्रसव की प्रक्रिया को? लैम्बिंग के नाम से जानते हैं। बकरी की बात करें, किस नाम से जानते हैं? किडिंग के नाम से जानते हैं। घोड़ी में किस नाम से जाना जाता है इसको? फॉलिंग के नाम से जाना जाता है। अब इनके जो अधिकांश जो प्रसव की प्रक्रिया है वो इनके बच्चे के नाम पर आधारित होती है। जैसे गाय भैंस का बच्चा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उनके नवजात को, नवजात या बच्चे को गाय भैंस में हम क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। तो उसी से क्या बन गया? काविंग बन गया। भेड़ में किस नाम से जाना जाता है बच्चे को? लैम्ब के नाम से जाना जाता है। तो उसी के आधार पर जो बच्चा बाहर आया, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है? लैम्बिंग के नाम से जानी जाती है। बकरी है, बकरी के जो बच्चा है उसको किस नाम से जाना जाता है? किड कहते हैं। जो नवजात बच्चा है उसको क्या कहते हैं हम? किड कहते हैं। और जो घोड़ी का बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? पॉल। ठीक है। तो इसकी जो प्रक्रिया है बच्चे का बाहर आना यानी प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है घोड़ी में? फॉलिंग कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें बिचकी यानी कुतिया की, तो कुतिया में किस नाम से जानी जाती है ये? वेल्पिंग के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? वेल्पिंग। और जो बिच है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं हम? पपी के नाम से जानते हैं। पपी। ठीक है। और सुअरी की बात करें तो सुअरी में किस नाम से जानते हैं इसको? फरोई। सुअरी में जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है, जो प्रसव की प्रक्रिया है, उसको किस नाम से जानते हैं हम? फरोइंग के नाम से जानते हैं। और सुअर का जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? पिगलेट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए? अलग अलग पशुओं में जो प्रक्रिया है प्रसव की, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। तो प्रसव प्रक्रिया हो गई है अलग अलग पशुओं में। ठीक। गाय भैंस में हम किस नाम से जान रहे हैं इसको? काविंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। भेड़ में किस नाम से जानते हैं? लैम्बिंग के नाम से जानते हैं। बकरी में इसको प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। और घोड़ी में इस प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलिंग कहते हैं। बिच में किस नाम से जाना जाता है? वेल्विंग के नाम से जाना जाता है। और सुअरी में इसी प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? फरोइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें डिस्कस की। एक तो हो गया कि प्रसव किसे कहते हैं, और प्रसव की प्रक्रिया को अलग अलग पशुओं में किस नाम से जाना जाता है। तो प्रसव किसे कह रहे हैं? यानी कोई भी जो बच्चा है गर्भ में पल रहा है, यानी जो भ्रूणी अवस्था में है, तो भ्रूण क्या होता है? डेवलप होता है। डेवलप होकर के वो क्या बनाता है? नवजात बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो जो बच्चा है वो विकसित हो गया पूरी तरह से। तो उस बच्चे का यानी जो भ्रूण है उसका और उसकी जो झिल्ली जिनके द्वारा वह आवृत रहता है, जिनको हम भ्रूणीय झिल्लियां कहते हैं या हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। तो भ्रूण का और भ्रूणीय झिल्लियों का या प्लेसेंटा का, ठीक है, जन्म नाल के रास्ते बाहर आना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है। और प्रसव की जो प्रक्रिया है अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। सामान्यतः प्रसव प्रक्रिया जो जानवर हैं उनमें उनके बच्चे के नाम से संबंधित रहती है। ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन बीच में हम बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई बच्चे को तो हम बोल रहे हैं पपी, और जो प्रसव प्रक्रिया उसको क्या बोल रहे हैं हम? वेल्पिंग बोल रहे हैं। वहीं सुअरी की बात करें तो सुअरी में बच्चे को तो बोल रहे हैं हम पिगलेट, और प्रसव प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? फरोइंग कह रहे हैं। ठीक है। तो ये बात। अब सफेद रंग पे लिखो साहब। अच्छा ठीक है चलो। अभी वैसे लिखने में ठीक आ रहा है, वैसे दिखाई तो दे रहा है थोड़ा बहुत। सफेद से ही देखा वो। ठीक, आगे मैं सफेद से व्हाइट से यूज करूंगा इस पे, है ना? ये
ठीक है, ये सही दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो बात करते हैं कि सही। प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ये हमने बात कर ली यहाँ पर। प्रसव क्रिया की अवस्था हो गई काविंग, फॉलिंग, लैम्बिंग, किरिंग, फरोइंग एंड वेल्पिंग। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रसव के कारण। ठीक है। तो प्रसव जो है, यानी जो बच्चा है गर्भ से बाहर आया, यानी जो गर्भाशय है उससे बाहर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? एक निश्चित समय के बाद वो बाहर आता है। कि जो गर्भकाल है, अलग अलग पशुओं का जो गर्भकाल है उसका समय अलग अलग होता है। और उस समय के पूर्ण होने पर, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दो दिन, तो जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो बाहर आता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो कहीं भीतर ही रह जाए, ठीक है, गर्भाशय में ही रह जाए? कुछ ना कुछ तो कारण है कि जिससे कि वह उसी समय पर, प्रत्येक प्रजाति में जो गर्भकाल है वो अलग अलग है, और उस समय पर भ्रूण बाहर आता है। तो उसके क्या कारण है कि भाई जो प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है उसकी जो शुरुआत होती है? तो इसके मुख्य रूप से तीन कारण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, पहला कारण है यांत्रिक कारण। दूसरा है हार्मोनल कारण, कि कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन से स्रावित होते हैं। और तीसरा है खुद फीटस उसके लिए जिम्मेदार होता है, कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के बदलाव होते हैं फीटस में, या वो क्रिया को शुरुआत करवाता है कुछ चीजें स्रावित करके, जिससे कि फीटस जो है बाहर आता है। ठीक है। तो यांत्रिक कारणों में बात करें, तो सबसे पहले कि जो फीटस है, ठीक है, उसका विकास होता है, उसकी साइज बढ़ती है। और साइज बढ़ने के कारण जो गर्भाशय है उसकी भी साइज बढ़ती है। तो उसकी भी एक लिमिट होती है स्ट्रेच होने की। ठीक है। जो खिंचने की। तो क्या होता है, जब फीटस का विकास होता है, तो जब उसका पूर्ण विकास हो जाता है, तो गर्भाशय की जो भित्ति है उसमें क्या है, खिंचाव होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, गर्भाशय की पेशियों में खिंचाव की वजह से प्लेसेंटा की जो रक्त सप्लाई है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जो प्लेसेंटा के लिए गर्भाशय की भित्ति से रक्त मिल रहा था, और रक्त के द्वारा क्या मिल रहे थे, पोषक तत्व मिल रहे थे, तो वह पोषक तत्व यानी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो क्या होगा, पोषण मिलना भी बंद हो जाता है। ठीक है। तो रक्त सप्लाई रुकी, और रक्त सप्लाई रुकने की वजह से क्या हुआ, पोषक तत्व मिलना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा प्लेसेंटा को रक्तस्राव बंद हो गया, तो जो भी प्लेसेंटा के कार्य हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मिलना कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें वहां पर होती हैं, जिसकी वजह से फिर फीटल कारण शुरू हो जाते हैं, कि जो क्या नाम है, जो फीटस है वो कॉन्ट्रे मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या शुरू होता है, गर्भाशयी संकुचन होते हैं। यांत्रिक कारणों में तो आ गए ये, यानी जो मांसपेशियां हैं, जो गर्भाशय है उसका क्या रोल है, कि गर्भाशय की पेशियों में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के लिए रक्त सप्लाई बाधित हो जाती है। और दूसरा, जो गर्भाशयी पेशियां हैं उनमें संकुचन शुरू होता है। लेकिन संकुचन के पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि संकुचन कौन करवाता है गर्भाशय की पेशियों में? मुख्य रूप से जो शुरुआत होती है वो किसकी वजह से हो जाती है, वहां पर PGF2 अल्फा की वजह से। ठीक है, साथ में यहाँ पर ईस्ट्रोजन भी मदद करता है। तो अब ये आए कहां से, किस तरह से आए, इसके बारे में हम बात। दूसरा है हार्मोनल कारण। देखो, पहला कारण हो गया हार्मोनल कारण में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रसव प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जो कार्पस लूटियम है उसके द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी बाधित होती है। तो हार्मोनल कारण में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल तो क्या होता है, कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा PGF2 अल्फा का स्राव होता है। PGF2 अल्फा, इलेक्शन हार्मोन का स्राव स्तर बढ़ जाता है।
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी स्रावित होता है। तो ये हार्मोन स्रावित होते हैं जो किसको प्रेरित करते हैं, सब प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कारण की बात कर रहे हैं। पहला हो गया यांत्रिक कारण। यांत्रिक कारण किसी ना किसी तरह का बल या फोर्स काम कर रहा है। तो कौन सा बल और फोर्स काम कर रहा है, जो गर्भाशय की पेशियां हैं, ठीक है, और गर्भाशय में जो संकुचन है वो फोर्स काम कर रहा है, बच्चे को बाहर धकेलने का काम रहा है। ठीक है, हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, पीजीएफ2 अल्फा, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन क्या करते हैं, बच्चे को बाहर, ठीक है, जो धकेलने में काम करते हैं, उनका रोल होता है। किस तरह से है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो प्रेगनेंसी क्या होगी, बाधित होगी। ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल वही कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, वही पीजीएफ2 अल्फा कार्पस लूटियम को नष्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डाउन करवाता है। ठीक है, ये बात हो गई। क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो मुख्य काम है यहाँ पर क्या होता है, ये जो पीजीएफ2 अल्फा है ना, उसको स्रावित करवाता है, गर्भाशय पेशियों में संकुचन करवा करके गर्भाशय की दीवार से इसको स्रावित करवाता है। ये कहाँ से होता है, गर्भाशय से, गर्भाशय की भित्ति से। ठीक है, उसके बाद जो रिलैक्सिन है ये भी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हो जाता है। ठीक, और ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि से। तो ये किसमें मदद करते हैं, प्रसव प्रक्रिया मदद करते हैं। और ये कहाँ से स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से। अब जो ये ईस्ट्रोजन है, ठीक है, ये मुख्य रूप से स्रावित होता है जो भ्रूण की, आप भ्रूण से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भाग होता है किडनी का भ्रूण के, उससे ये स्रावित होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्रावित होते हैं और प्रसव प्रक्रिया में अपना रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है फीटल कारण। तो फीटल कारण में यही है कि जो फीटस है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आ गया, ठीक है, और इसके मूवमेंट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, उसको जो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये क्या करता है, बाहर आने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो फीटस के जो हार्मोन है, जब इसको मतलब फीटल स्ट्रेस होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करें, फीटल स्ट्रेस। फीटल स्ट्रेस का मतलब हो गया इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से। ठीक, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो पेशियों में खिंचाव होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसको रक्त सप्लाई कम हो जाती है, और रक्त सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से फीटस में क्या आता है, फीटल स्ट्रेस आता है, ऑक्सीजन की कमी आती है। ठीक है, अब इस फीटल स्ट्रेस की वजह से, जो फीटल स्ट्रेस है इसकी वजह से जो fetus है उससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। और ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये काम करता है, ये पीजीएफ2 अल्फा को स्रावित करवाता है यहाँ से, और पीजीएफ2 अल्फा कार्पस लूटियम को नष्ट करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से प्रसव प्रक्रिया फिर आगे संपन्न होती है। ठीक है, तो मेनली हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रसव के कारणों में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो मेन मुख्य रूप से यहाँ पर तीन चीजें शामिल हैं। यांत्रिक कारण, यांत्रिक कारण किससे संबंधित है, जो गर्भाशय में खिंचाव है पेशियों का उसकी वजह से, और दूसरा हो गया गर्भाशय की जो पेशियां हैं या गर्भाशय जो है उसमें संकुचन होता है। ठीक है, हार्मोनल कारण में जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रसव प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। और तीसरा है फीटस। तो फीटस में जब प्लेसेंटा का जो संबंध है वो गर्भाशय से खत्म होता है तो फीटस में स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस की वजह से एक साइकिल चलती है। ठीक है,
जो कहीं ना कहीं इस हार्मोनल कारण को प्रेरित करती है और आगे यांत्रिक कारण को भी प्रेरित करती है। यानी कुल मिलाकर के जो प्रसव प्रक्रिया है उसको संपन्न करती है। तो कैसे करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कि प्रसव प्रक्रिया होती कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भ्रूण है, हमने बात की अभी, गर्भाशयी पेशियों में खिंचाव। ठीक है। अब इस खिंचाव के कारण क्या हुआ? इस खिंचाव की वजह से क्या हुआ कि प्लेसेंटा को रक्त सप्लाई यानी रक्त प्रवाह बाधित हो गया, रुक गया। ठीक है। और इसके बाधित होने के कारण क्या होता है? फीटल स्ट्रेस पैदा होता है। फीटल स्ट्रेस पैदा होता है। फीटल स्ट्रेस का अर्थ है क्योंकि जब रक्त प्रवाह बाधित हुआ, फीटल स्ट्रेस बोल सकते हैं या ऑक्सीजन की कमी आती है। तो अब फीटस के अंदर कुछ बदलाव आते हैं या कुछ हार्मोनल प्रक्रिया प्रारंभ होती है, या फिर जब फीटस का विकास हो जाता है तो ये प्रक्रिया भी पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीटस से फीटल कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। अब यहां पर फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में क्या होता है? एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहां पर जाकर के काम करता है? एड्रिनल ग्रंथि पर। कहां पर जाकर के काम कर रहा है ये एसीटीएच? एड्रिनल ग्रंथि पर। ठीक है। अब यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित करवा रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। जिसे हम क्या बोल देते हैं, कई बार फीटल कॉर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो ये स्रावित हुआ है, अब यह ईस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रोल अदा करता है। तो अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या क्या काम करेगा? यह यहां पर सबसे पहले जो है गर्भाशय की पेशियों में क्या करवाता है? संकुचन। गर्भाशयी गर्भाशयी पेशियों में संकुचन करवाता है। ठीक है। अब इस संकुचन की वजह से गर्भाशय की भित्ति से या पेशियों से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं हम PGF2 एल्फा। ठीक है। या इसको क्या बोल देते हैं हम? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अब यहां पर गर्भाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित हो गया? प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 एल्फा स्रावित हो गया। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यानी PGF2 एल्फा है, ये क्या करेगा? यह
जो कार्पस लूटियम है उसको नष्ट करेगा। ठीक है, कार्पस लूटियम को क्या करता है, नष्ट करता है। अब कार्पस लूटियम को नष्ट करने का मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कम करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तर क्या आती है, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी आती है। इसकी वजह से, इस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रेरित किसने किया, ईस्ट्रोजन ने किया था। ठीक है, और TGF2 अल्फा ने यानी प्रोस्टाग्लैंडिन ने किसको क्या किया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर को कम किया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, TGF2 अल्फा की वजह से, क्योंकि गर्भाशय में क्या हो रहे थे, संकुचन हो रहे थे, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन हो रहे थे, जिसकी वजह से PGF2 अल्फा भी स्रावित हो रहा था। अब यह जो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन की वजह से, यहीं पर यह भी क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों में यह भी संकुचन करता है। गर्भाशयी पेशियों में संकुचन में क्या कर देता है, ये वृद्धि कर देता है। ठीक है, और इसी समय जब गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होते हैं तो फीटस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब यहीं पर फिर क्या होता है, यह काम करता है फिर किसके ऊपर, यही स्रावित करवाता है रिलैक्सिन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को स्रावित करवाता है, ये है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब जो रिलैक्सिन हार्मोन है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो जन्मनाल है, या बर्थ कैनाल को ओपन करना, ओपन क्या खोलना लिख सकते हैं, खोलना या चौड़ा करना। ठीक है, ये किसका काम है, रिलैक्सिन का। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो गर्भाशयी पेशियां हैं उनमें खिंचाव हुआ, और उस खिंचाव की वजह से क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा है उसको रक्त प्रवाह में क्या आ गई, बाधा आ गई। तो रक्त प्रवाह में बाधा आई तो फीटस के लिए ऑक्सीजन का मिलना कम हो गया। और फीटस को ऑक्सीजन कम मिला तो फीटस के जो एक ACTH कोर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन है, या कोर्टिसोल जिसे बोलते हैं हम, ACTH स्रावित होता है। और यह एड्रिनल ग्रंथि से ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करवाता है। यही ईस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशयी पेशियों में संकुचन करवा करके किसको प्रेरित करता है, PGF2 अल्फा के स्राव को प्रेरित करता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के स्राव को प्रेरित करवाता है। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन फिर कहाँ पर काम करता है, एक तो कार्पस लूटियम पर काम करता है। ठीक है, जिससे कौन सा हार्मोन, यानी कार्पस लूटियम को नष्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन चल रहे होते हैं तो उसी समय गर्भाशय से गर्भाशय की पेशियों में संकुचन चल रहे होते हैं, तो उस समय प्लेसेंटा से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक, यह रिलैक्सिन हार्मोन जो बर्थ कैनाल है या जन्म नाल है उसको क्या करता है, चौड़ा करता है, यानी उसके लिए आगे क्या बनाता है, रास्ता बनाता है, जिससे कि यानी, और इसमें जो बर्थ कैनाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया बर्थ कैनाल का मतलब कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स को चौड़ा करवाना या खुलवाना, ओपन करना। ठीक है, ये बात हो गई। अब सर्विक्स की जो इंटरनल ओस खुल गई, और सर्विक्स मतलब पूरी इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस दोनों खुल गई, चौड़ी हो गई, तो क्या होगा, जो फीटस अंदर है उसके अगले पैर, नॉर्मल अवस्था की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एंटीरियर प्रेजेंटेशन में, तो उसके अगले पैर और मुंह वहां पर जाते हैं, सर्विक्स में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही फीटस के अगले पैर और सिर
वहां पर प्रवेश करते हैं, बर्थ कैनाल में प्रवेश करते हैं, तो तभी उसी समय फीटस के प्रवेश करने की वजह से एक रिफ्लेक्स शुरू होता है, एक प्रोसेस शुरू होती है, जिसे हम बोलते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहीं पर क्या शुरू होता है, जैसे ही फीटस के अगले पैर बर्थ कैनाल में प्रवेश करते हैं, अगले पैर वैसे बर्थ कैनाल में प्रवेश करते हैं, तो इसके उद्दीपन से पश्च पीयूष ग्रंथि से पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और इसको ही, इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्गुसन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी को फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है कि रिलैक्सेशन हार्मोन की वजह से क्या हुआ कि जो सर्विक्स चौड़ी हुई, ठीक है, डायलेट हुई, और उस सर्विक्स में जो फीटस है उसके अगले पैर, ठीक है, और उसका जो मुंह है प्रवेश किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उसके क्या हुआ, उद्दीपन मिला, इसके लिए जो पीयूष ग्रंथि के लिए, और कौन सी, पश्च पीयूष ग्रंथि, और इससे एक हार्मोन स्रावित हुआ, जैसे हम, कौन सा हार्मोन है पश्च पीयूष ग्रंथि से, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव होने को ही क्या बोलते हैं हम, फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब यहां पर क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। फर्गुसन रिफ्लेक्स के बाद क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित हुआ। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, गर्भाशयी संकुचन, और साथ में यहां पर क्या शुरू हो जाते हैं, उदरीय संकुचन। क्या करते हैं, इनको बढ़ा देते हैं, और साथ में क्या होता है, फीटस को बाहर धकेलते हैं, फीटस को बाहर धकेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है ये प्रसव की प्रक्रिया। तो क्या क्या हुआ इस प्रसव प्रक्रिया में, कि शुरुआत में क्या हुआ कि जो फीटल स्ट्रेस है, ठीक है, जो गर्भाशय पेशियों में संकुचन हो रहे थे, खिंचाव हो रहा था, तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा है उसको रक्त प्रवाह मिलना बंद हो गया था, जिससे फीटल स्ट्रेस हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, उससे फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉल प्रेरित हुआ, एसीटीएच स्रावित हुआ, उसने एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित किया, उससे ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ। अब इस ईस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया यहाँ पर, एक तो
इस ईस्ट्रोजन हार्मोन ने एक तो पीजीएफ2 अल्फा को प्रेरित किया, ठीक है, और यहीं पर इस पीजीएफ2 अल्फा ने क्या किया, गर्भाशय पेशियों में संकुचन बढ़वा दिए। दूसरी तरफ इसने कार्पस लूटियम को नष्ट करवा करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर को कम करवा दिया। अब इन्हीं गर्भाशयी पेशियों में संकुचन की वजह से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ, ठीक, प्लेसेंटा से। और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या हुआ कि जो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या हुआ कि जो जन्मनाल है, सर्विक्स है, वो क्या हो गई, चौड़ी हो गई। और सर्विक्स चौड़ी हुई तो जैसे ही उसमें भ्रूण ने, बच्चे ने प्रवेश किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो फर्गुसन रिफ्लेक्स प्रेरित हुआ। एक मिनट। उससे क्या हुआ, फर्गुसन रिफ्लेक्स प्रेरित हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव हुआ। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया, गर्भाशयी संकुचन और उदरीय संकुचन को बढ़ा करके फीटस को बाहर निकाला। तो इस तरह से क्या है, प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो यहां पर प्रसव प्रक्रिया में जो हार्मोन मदद कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन आया था सबसे पहले। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया, गर्भाशयी संकुचन करवाए। क्या करवाए, गर्भाशयी संकुचन करवाए। और इस गर्भाशयी संकुचन के कारण ईस्ट्रोजन ने किसको प्रेरित किया, पीजीएफ2 अल्फा के स्राव को। यानी हम बोल सकते हैं पीजीएफ2 का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, पीजीएफ2 अल्फा ने कार्पस लूटियम को नष्ट किया। तो इसका काम क्या हुआ, कार्पस लूटियम को नष्ट करना। अब इसने कार्पस लूटियम को नष्ट तो कर दिया, अब इससे रिजल्ट क्या आया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। अब यहीं पर इसी पीजीएफ2 अल्फा की वजह से, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं उसी समय यहां पर रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन। अब यह रिलैक्सिन क्या करता है, यह जन्मनाल को चौड़ा करता है। हम जन्मनाल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, सर्विक्स को चौड़ा यानी ओपन करवाया। और इस सर्विक्स में इसी रिलैक्सिन की वजह से फिर क्या हुआ, भ्रूण के अगले पैर व सिर गर्भनाल में, जन्मनाल बोलेंगे इसे, सर्विक्स के मुंह पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या चीज प्रेरित होती है, इससे प्रेरित होता है फर्गुसन रिफ्लेक्स। इससे क्या चीज प्रेरित होती है, फर्गुसन रिफ्लेक्स। और इस फर्गुसन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। और यह ऑक्सीटोसिन कहां से स्रावित होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से। कहां से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, ठीक है।
और यह क्या करवाता है? ऑक्सीटोसिन, गर्भाशयी व उदरीय संकुचन। और इससे फिर रिजल्ट क्या निकलता है? प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से ये प्रसव की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ये हार्मोन इस तरह से रोल अदा करते हैं। ठीक है। ईस्ट्रोजन ने क्या किया? गर्भाशय संकुचन करवाए, पीजीएफ2 अल्फा स्रावित हुआ, इसने कार्पस लूटियम को नष्ट किया, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो गया। यहीं पर इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ। इसने क्या किया कि जो सर्विक्स है उसको चौड़ा किया। सर्विक्स चौड़ी हुई तो भ्रूण आगे प्रवेश करेगा, क्योंकि जो है सर्विक्स का मुंह खुल गया तो भ्रूण क्या करेगा? आगे प्रवेश करेगा। जैसे ही भ्रूण ने सर्विक्स में प्रवेश किया तो उसी समय एक रिफ्लेक्स प्रेरित होता है, जिसे बोलते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। कहां से? पश्च पीयूष ग्रंथि से, जिससे गर्भाशय संकुचन और तेज हो जाते हैं और यह फीटस को बाहर धकेलने का काम करते हैं और फीटस बाहर आ जाता है, अर्थात प्रसव प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी प्रसव प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि इस प्रसव प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, देखिए। तो इसको मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक। तो जो प्रथम अवस्था है, इसमें क्या चीज होती है? इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सर्विक्स का चौड़ा होना, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स का ढीला होना या चौड़ा होना। ठीक है। और क्या होता है ये इसमें कितना समय लगता है? हम विशेषकर बात कर रहे हैं गाय भैंस को लेकर के नॉर्मली। तो यह 4 से लेकर के 12 घंटे तक की होती है, मतलब एक रेंज ले ली हमने इसकी कि कितना समय लग जाता है। 4 से लेकर के 12 घंटे इसमें लग सकते हैं। ठीक है। और जो एक इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, सैक्रोसिएटिक लिगामेंट का ढीले होना। ठीक है। क्या है? ढीले होना या लूज होना। तो सैक्रोसिएटिक लिगामेंट जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुट्ठे टूटना, तो ये उसी से संबंधित है। इसको हम क्या बोल देते हैं? पुट्ठे टूटना। ठीक है। तो जो सैक्रोसिएटिक लिगामेंट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो ये किसका लक्षण है? सैक्रोसिएटिक लिगामेंट का जो ढीला होना इस अवस्था के अंतर्गत होता है, प्रथम अवस्था के अंतर्गत होता है। प्रसव की जो पहली अवस्था है उसमें सर्विक्स चौड़ी होती है, सैक्रोसिएटिक लिगामेंट ढीले होते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और प्रथम वाटर बैग बाहर आ जाता है। प्रथम वाटर बैग किसका बना होता है? यह बना होता है जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की जो मिडल जो झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं एलेंटॉयस। तो यहाँ प्रथम वाटर बैग को हम बोलते हैं एलेंटॉयस बैग। एलेंटॉयस बैग कह देते हैं। ठीक है। तो प्रथम वाटर बैग बाहर आता है, जिसमें भ्रूण के क्या स्थित होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो क्या चीज होती है इसमें? भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना प्रथम अवस्था के बारे में। प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा शुरुआत में? सर्विक्स चौड़ी होगी। ठीक है। सैक्रोसिएटिक लिगामेंट ढीले होंगे और जो गर्भाशय संकुचन है उनकी शुरुआत हो जाएगी, और जिसकी वजह से प्रथम वाटर बैग, ठीक है, जिसे हम एलेंटोस बैग कहते हैं, जिसमें भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ स्थित होते हैं, वो बाहर आ जाता है। ठीक। अब उसके बाद प्रथम अवस्था जब खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी अवस्था के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें जो यूट्रस का संकुचन है, ठीक है, वो शुरू होता है, यानी गर्भाशय संकुचन और तेज हो जाते हैं और साथ में यहाँ पर एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन भी शुरू हो जाते हैं, यानी उदरीय संकुचन भी शुरू हो जाते हैं। ठीक। यूट्राइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर क्या होता है? शुरू हो जाते हैं।
यानी शुरुआत में तो भ्रूण जो क्या नाम है गर्भाशय ही जोर लगा रहा था भ्रूण को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद जो उदरीय मांसपेशियां हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और प्रेशर लगाती हैं भ्रूण को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जबकि प्रथम अवस्था में केवल गर्भाशयी संकुचन होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? गर्भाशयी संकुचन। गर्भाशयी संकुचन यानी गर्भाशय में क्या होते हैं, संकुचन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? गर्भाशयी संकुचन कहते हैं। और यहाँ पर गर्भाशय में तो संकुचन होते ही होते हैं, लेकिन साथ में जो पेट की मांसपेशियां हैं, एब्डोमिनल कैविटी की जो मांसपेशियां हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो बच्चादानी पर या यूट्रस पर जोर लगाती हैं। इसके लिए कि इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। ठीक है, ये हो गया। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चा बाहर आता है तो वो किस में आता है? सेकंड वाटर बैग में अंदर स्थित होता है। ठीक है, तो द्वितीय वाटर बैग आ गया, उसी के साथ क्या आ गया? फीटस बाहर आ गया। तो द्वितीय वाटर बैग या फीटस किसके अंदर स्थित होता है? जैसे यहाँ पर तो एलेंटोस बैग था, और यहाँ पर क्या होता है? एमनियोटिक बैग। एमनियोटिक बैग होता है। ठीक है, तो ये बाहर आता है एमनियोटिक बैग, जिसके अंदर क्या स्थित होता है? भ्रूण या बच्चा स्थित होता है। इसको संपन्न होने में लगभग 30 से लेकर के 3 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया द्वितीय अवस्था के बारे में। तो प्रथम अवस्था में का जो सिम्टम क्या हुए? सर्विक्स ढीली हुई, सैक्रोसिएटिक लगामेंट ढीले हुए, गर्भाशय संकुचन हुए और प्रथम वाटर बैग बाहर आया। तो प्रथम वाटर बैग कौन सी अवस्था में बाहर आता है? प्रथम अवस्था में बाहर आता है। द्वितीय वाटर बैग कब बाहर आता है? दूसरी अवस्था में आता है। ठीक है, भ्रूण कौन सी अवस्था में बाहर आता है? द्वितीय अवस्था में बाहर आता है। किसके अंदर स्थित होता है? जो एमनियोटिक बैग है उसके अंदर स्थित होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड फेज है या द्वितीय अवस्था है, उसमें गर्भाशयी संकुचन और उदरीय संकुचन दोनों ही फीटस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तीसरी है प्लेसेंटा का बाहर आना। तो जेल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जेल। जो भी फीटल मेम्ब्रेन है उनका बाहर आना ही क्या कहलाता है? तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे प्रसव प्रक्रिया हो गई उसके बाद कहते हैं ना कि जेल को डालने में लगभग 8 घंटे तक का समय या 8 से 12 घंटे तक का समय लगता है। तो वही चीज है। तो इस प्रक्रिया को संपन्न होने में लगभग 8 से 12 घंटे, सॉरी 2 से लेकर के 12 तक हो जाता है अलग अलग जानवरों में, लेकिन गाय भैंस में भाई 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर वो डाल देती है। ठीक है, तो ये होती है तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में फीटल मेम्ब्रेन्स बाहर आती है। ठीक? तो प्रथम अवस्था में फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है। सेकंड अवस्था में भ्रूण बाहर आता है, या ये कहें कि सेकंड वाटर बैग बाहर आता है। और तीसरी अवस्था में फीटल मेम्ब्रेन यानी जेर बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती हैं प्रसव की अवस्थाएं। ठीक, अब देखिए, ये फर्गुसन रिफ्लेक्स हो गया। क्या है? जब बच्चा सर्विक्स में पहुंचता है तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए, ये एक डाटाबेस टेबल है। ठीक है, प्रसव की अवस्थाएं हैं, अलग अलग जानवर हैं। तो जो प्रसव की अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ठीक है, तो अलग अलग जानवरों में इन अवस्थाओं में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हम गाय की बात करें तो गाय जो के अंदर जो प्रथम अवस्था है उसको संपन्न होने में लगभग 2 से 6 घंटे का समय लग जाता है। वहीं द्वितीय अवस्था की बात करें तो इसमें 30 से 60 मिनट का समय लग जाता है। और तृतीय अवस्था 6 से लेकर के 12 घंटे में संपन्न हो जाती है। यानी जो फर्स्ट अवस्था है, सैक्रोसिएटिक लिगामेंट का ढीला होना, एब्डोमिनल सॉरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्रथम वाटर बैग का बाहर आना, उसको संपन्न होने में 2 से लेकर के 6 घंटे का समय लगता है। द्वितीय अवस्था यानी सेकंड वाटर बैग का बाहर आना, प्रथम अवस्था के बाद जो जैसे ही फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ गया तो उसके लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर गाय में जो भ्रूण है बाहर आ जाता है, या सेकंड वाटर बैग बाहर आ जाता है। और इस दूसरी अवस्था के बाद 6 से लेकर के 12 घंटे के अंदर अंदर जो गाय है या भैंस है वो जेर डाल देती है, यानी फीटल मेम्ब्रेन्स बाहर आ जाती है। वहीं बात करें हम भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर 2 से 6 घंटे का समय लगता है प्रथम अवस्था में। द्वितीय अवस्था में 30 से 120 मिनट। ठीक है,
यानी आधा घंटा से लेकर के 1/2 आवर से लेकर के कितना समय लग गया, यानी 2 घंटे का। ठीक है। और यहाँ पर तीसरी अवस्था में 4 से लेकर के 8 घंटे का समय लगता है। बकरी में पहली अवस्था में तो सेम है, लेकिन दूसरी अवस्था में थोड़ा सा कम समय लगता है, मात्र 15 से 30 मिनट के अंतर में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जबकि भेड़ में ये ज्यादा समय लेती है। और वही 3 से 4 घंटे में ये जेर डाल देती है। घोड़ी में 1 से 4 घंटे का समय प्रथम अवस्था में लगता है, द्वितीय अवस्था में मात्र 12 से 30 मिनट का समय लगता है, और तृतीय अवस्था में 1 से 2 घंटे के अंदर ये फीटल मेम्ब्रेन्स या जेर को बाहर निकाल देती है। सुअरी में 2 से 12 घंटे का समय लगता है प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है, और तृतीय अवस्था में यानी प्लेसेंटा को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो इस तरह से ये प्रसव प्रक्रियाएं अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में संपन्न होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर और कोई याद रहे ना रहे हमें, लेकिन गाय भैंस, ठीक है, और घोड़ी, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर बनने की संभावना होती है वो इन्हीं से होती है। तो गाय भैंस की बात करें तो 2 से 6 घंटे प्रथम अवस्था में, घोड़ी में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, द्वितीय अवस्था में आधा से 1 घंटा लगता है जो भूख को बाहर निकलने में, और यहाँ पर जो घोड़ी है उसमें जस्ट आधा समय लगता है, यानी 12 से 30 मिनट का समय लगता है। तृतीय अवस्था में यानी जेर को निकलने में 6 से 12 घंटे का समय लगता है, 8 से 12, 6 से 12, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। और यहाँ पर 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है घोड़ी के अंदर जेर को बाहर निकाल लें। ठीक है। तो इस तरह से अपना जो प्रसव का जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।